हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई 2010 का पेपर 2। एंड ये पेपर 2 का सबसे पहला सेक्शन होने वाला है जो कि सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। उसका सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। बोला गया फॉर r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 से लेकर 10, AR, BR and CR denote respectively the coefficient of x to the power r in the expansion of this, this and this. Then we have to find this summation. और चार ऑप्शंस गिवन है। क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का है। सबसे पहली बात तो हमें AR डिफाइन करना पड़ेगा। AR क्या है देखो, AR इज कोएफिशिएंट ऑफ x to the power r in this 1 plus x to the power n। हमें एग्जैक्टली पता होता है कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर आर निकालो तो कितना आता है, एनसीआर। दिस मींस एक्स टू दी पावर आर का कोएफिशिएंट 1 प्लस एक्स टू दी पावर 10 में एनसीआर आ जाएगा। सिमिलरली बी आर कितना आएगा सोचो, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 20 में एक्स टू दी पावर आर का कोएफिशिएंट इज 20 सीआर। सीआर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे CR इज 1 प्लस एक्स टू द पावर 30 में एक्स टू द पावर r दैट इज 30 CR। ओके, दिस मींस AR, BR, CR की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम इस समेशन को देखते हैं। ये जो समेशन है AR मल्टीप्लाइड बाय B10 मल्टीप्लाइड बाय BR, मल्टीप्लाई कर दिया एंड ब्रैकेट ओपन कर दिया एंड समेशन को स्प्लिट भी कर दिया। AR मल्टीप्लाइड बाय C10 दिस। आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेकर के 10 तक। यहां पे आर की वैल्यू फिर से 1 से लेकर के 10 तक। अब आगे सोचना ही क्या लिखा हुआ, B10। B10 का मतलब क्या हो गया, 20C10, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। दिस मींस ये वाला B10 समेशन के बाहर भी जा सकता है। ओके, C10 फिर से कांस्टेंट वैल्यू है विच इज 30C10। ये C10 भी समेशन के बाहर जा सकता है। AR क्या लिखा हुआ है, AR इज 10CR। ओके, सो दिस इज 10CR। BR क्या लिखा हुआ है, 20CR, सो दिस इज 20CR। AR इंटू AR दैट इज 10CR मल्टीप्लाइड बाय 10CR। दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट हो रहा है, उसका समेशन निकालना है। इसका बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्लासिक सा कॉन्सेप्ट है। याद रखना, जब भी हमारे पास दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो, NCR मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल NCR, इनका मुझे समेशन निकालना है। तो सबसे पहले तुम चेक करना क्या जितने भी टर्म पॉसिबल हो सकते थे पीछे या फिर आगे, क्या वो सारे टर्म लिखे हुए हैं। अगर सारे टर्म लिखे हुए हैं, एंड एक और कंडीशन याद रखना, इस R और इस R का सम अगर कांस्टेंट आ रहा हो, क्या आ रहा हो, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट आ रहा हो तो अच्छी बात है, अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा हो तो तुम क्या करना, एक बार NCR को NCn-R भी लिख करके देख लेना एंड देन इन दोनों का सम निकालना। अगर वो लेट से कांस्टेंट k के बराबर आ जाए, R का सम k के बराबर आ जाए, तो फाइनल आंसर इज n प्लस NC, जो भी कांस्टेंट सम आया था। बहुत ही सिंपल सा फंडा। ओके, तो ये आंसर होगा। लेकिन हमें चेक करना होता है कि सारे के सारे टर्म होने चाहिए। यहां मैंने चेक किया, R को 1 डाला तो 10C1 से स्टार्ट हुआ 20C1 तक, देन लास्ट गया 10C10 तक, 20C10 तक। क्या इसके आगे कोई टर्म हो पाएगा, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। 10C10 के आगे कहां जाओगे, 10C11 पे थोड़ी ना चले जाओगे। इसके आगे कोई टर्म नहीं आएगा। क्या इसके पीछे कोई टर्म हो सकता है, बोलेंगे ऑब्वियसली 10C0 इंटू 20C0 एक टर्म हो सकता है। दिस मीन्स इस समेशन में सारे टर्म इंक्लूडेड नहीं है। ये होते तो सारे टर्म इंक्लूडेड होते। मैं एक काम करता हूं, इसका सम निकाल दूंगा, उसमें से ये वाला टर्म जो नहीं है उसको माइनस कर दूंगा, वैसे भी ये वाला टर्म 1 है। ओके, दिस मीन्स अब मुझे चेक करना है बस कि क्या इन R का सम कांस्टेंट आ रहा है। अभी तो ऑब्वियसली नहीं आ रहा है। मैं एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, 10CR को 10C10-R लिख के देखता हूँ। अब क्या सम कांस्टेंट आ रहा है, 10-R का सम R के साथ 10 आएगा। दिस मींस इसका आंसर डायरेक्टली कितना आना चाहिए, 20 + 10 30 C10, क्योंकि सम कांस्टेंट कितना आया, 10। लेकिन उसमें एक टर्म ये वाला मिसिंग है, इसलिए उसको माइनस कर दिया।
उसमें मल्टीप्लाई कितना होगा B10, ये वाला समेशन आ गया, माइनस C10 मल्टीप्लाइड बाई 10CR इंटू 10CR, क्या सारे टर्म इंक्लूडेड है? तुम करोगे नहीं, फिर से एक टर्म मिस हो जाएगा विच इज R इज इक्वल टू 0 वाला टर्म, जो कि 1 ही होने वाला है। सम कितना लिखोगे? तो एक को 10C 10 माइनस R लिख दिया तो सम आ गया 10, हेंस 10 प्लस 10 20C 10 होना चाहिए, एक टर्म मिसिंग है -1। अब देखो 30C 10 को क्या मैं C10 लिख सकता हूँ? 30CR इज CR, तो 30C 10 इज C10, माइनस इस ब्रैकेट को खोला तो माइनस B10 माइनस C10 मल्टीप्लाइड बाई 20C 10 को क्या मैं B10 लिख सकता हूँ? बोलेंगे हाँ, तो C10 इंटू B10 माइनस माइनस प्लस C10, ये वाला कैंसल आउट हो गया। अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ गया? C10 माइनस B10। दिस इज द फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। बस एक कॉन्सेप्ट याद होता बच्चे को कि भाई ये वाला चीज होता है। बस तुम्हें क्या क्या चेक करना है? इस R और इस R का सम कांस्टेंट आना चाहिए, नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत NC(n-r) लिख के देख लो। एंड सेकंड पॉइंट इज सारे के सारे टर्म इंक्लूडेड होने चाहिए। अगर कोई चीज मिसिंग है तो फाइनली आंसर में वो चीज मिसिंग टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज गिवन दैट लेट देयर इज अ फंक्शन f एंड इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है किस इंटरवल में? -1 to 1 में। ठीक है, एक इंटरवल दे दिया, बोला है सच दैट, एक कंडीशन है कि फंक्शन इज सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन, e to the power -x into fx is equal to 2 plus summation integration of 0 to x root under k to the power 4 plus 1 dt for all x belongs to -1 to n, and let f inverse be the inverse of this function f। बोला है f inverse का डिफरेंशिएशन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 पे कितना होगा? ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा टाइप हो जाएगा। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है कि लेट देयर इज अ फंक्शन fx और f इनवर्स x एक फंक्शन है जिसको मैंने कुछ देर के लिए gx बोल दिया। एक फंक्शन है fx, इसका इनवर्स कैलकुलेट किया, उसको मैंने gx बोल दिया। तो f ऑफ gx विल बी इक्वल टू x या फिर g ऑफ fx विल बी इक्वल टू x। ये वाला फंडा यूज करना होता है जब भी f इनवर्स का डिफरेंशिएशन पूछे। कौन सा यूज करेंगे, ये वाला या ये वाला? एक बार सोच लेते हैं कौन सा। इसको डिफरेंशिएट किया दोनों साइड, तो आगे f डैश ऑफ gx मल्टीप्लाइड बाय g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस मीन्स g डैश ऑफ x इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन f डैश ऑफ gx। इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, यहां से आएगा g डैश ऑफ f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f डैश x इज इक्वल टू 1। सो g डैश ऑफ f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g डैश ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। हमें क्या मालूम है? हमें fx मालूम है। हमें क्या चाहिए? f इनवर्स दैट इज g ऑफ g डैश ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए बेसिकली। अब g डैश 2 की वैल्यू चाहिए तो एक बात सोचो, g डैश के अंदर 2 डाल दिया, इधर g डैश के अंदर 2 डाल दिया तो fx कुछ वैल्यू देगा x का, fx कुछ वैल्यू देगा x का, वो x इधर पुट कर देंगे f डैश में, या तो इधर सोच लिया या फिर ऐसे सोचा g डैश 2 चाहिए मुझे, दिस मीन्स 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ 2 चाहिए होगा मुझे। मतलब f डैश के अंदर मुझे क्या डालना पड़ेगा? g ऑफ 2। क्या g ऑफ 2 मुझे पता है? यार इनवर्स पता ही नहीं है तो g ऑफ 2 कैसे पता होगा? इनवर्स अगर मुझे पता ही नहीं है, दैट इज gx फंक्शन मुझे पता ही नहीं है एंड मैं इसका इनवर्स निकालने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, तो g ऑफ 2 तो मुझे नहीं पता चल पाएगा। उसके कारण मुझे f डैश ऑफ जो भी वैल्यू आने वाली थी वो नहीं पता चल पाएगा। तो मैंने इस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया कुछ देर के लिए। ठीक है, ये नहीं करते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा तुम्हें। अब चलो आगे इससे प्रोसीड करते हैं एक बार।
दिस मीन्स अगर मैं इसको कुछ जगह जी एक्स मान लूँ तो जी ऑफ टू चाहिए होगा मुझे, तो ध्यान से देखना जी डैश ऑफ टू चाहिए होगा, बेसिकली जी ऑफ टू मैंने लिख दिया, जी डैश ऑफ टू चाहिए होगा, तो जी डैश ऑफ टू विल बी इक्वल टू, उसके लिए मुझे एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एंड ये तो मैं जानता ही था एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब भी मैंने ये बताया हुआ है बार बार, इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट आ जाए वेरिएबल, न्यूटन लेबनिट्स लगने का चांस होता है। न्यूटन लेबनिट्स में डिफरेंशिएशन तो निकालना होता है, तो पहले वहां से क्या करते हैं, एक बार एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स कितना आएगा देखो, 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स 1 अपन में आया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स रूट अंडर टी टू दी पावर 4 प्लस 1 डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट किया, क्या है ये 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस, इसमें क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो इसको जैसे का तैसे रहने दिया, प्लस ई टू दी पावर एक्स को जैसे का तैसे रहने दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स पुट कर देते हैं अंदर, रूट अंडर एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, न्यूटन लेबनिट्स फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया मेरा एफ डैश एक्स, बहुत ही क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, जी डैश ऑफ टू चाहिए, दिस मीन्स एफ एक्स को इक्वेट करना पड़ेगा 2 से। एफ एक्स मेरे पास वहां गिवन है जो कि ये है, इसको मैंने इक्वेट किया 2 से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो क्या है, मैं बोल सकता हूँ क्लियरली इट इज विजिबल दैट x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे e टू द पावर 0 1 बनेगा, सो दिस इज 2, e टू द पावर 0 1 बनेगा एंड 0 टू 0 इंटीग्रेशन 0 बन जाएगा, दिस मींस ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, हेंस f ऑफ x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब g डैश 2 का मतलब हो गया 1 अपॉन f डैश के अंदर क्या 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तब इसके अंदर 2 आएगा, तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया इधर, f डैश 0 निकाल लो, इधर 0 पुट करो, दिस इज 1 अपॉन 2 प्लस e टू द पावर 0 1 आएगा, ये इंटीग्रेशन पूरा 0 एंड ये आ जाएगा e टू द पावर 1 इंटू e टू द पावर 0 विच इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये 1 आ गया, 2 प्लस 1 1/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर्स एंड 3D का, क्वेश्चन रीड करते हैं। बोला है इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -2, 1 फ्रॉम द प्लेन दिस, कोई तो प्लेन है जहां पे एक अननोन है विच इज अल्फा, ओके, एंड यहाँ उन्होंने बोल दिया कि अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड ये जो पॉइंट P का इस प्लेन से डिस्टेंस है उसकी वैल्यू 5 गिवन है, ठीक है, ये दे दिया तो उन्होंने अल्फा दे दिया इनडायरेक्टली, अल्फा डायरेक्टली भी दे सकते थे लेकिन उन्होंने चेक किया कि क्या तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला लगाने आता है या नहीं, मतलब एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस वाला जो फार्मूला है वो तुम्हें आता है या नहीं है, वो तुम कैलकुलेट कर लोगे, प्लेन आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि देन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू द प्लेन इज, बेसिकली एक क्वेश्चन में तुम्हें दो चीज कैलकुलेट करवाया है, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या करेंगे, तुम बोलोगे यार P जो हमारे पास पॉइंट है वो है 1, -2, 1, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक प्लेन से निकालना है विच इज x + 2y -2z -α इज इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, ये d की वैल्यू दी हुई है 5, तो 5 विल बी इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ p को यहाँ पुट कर देते हैं 1 + 2 टाइम्स -2 -2 टाइम्स 1 -α डिवाइड बाय रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1 -4 सॉरी तो 1 -4 -2 -α, अच्छा, so this is 1 -4 -2 that is -5 -α डिवाइड बाय 4 4 8 9 9 का रूट लिया 3, इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 5। ओके भैया, ये माइनस का तो कोई सेंस ही नहीं बनता मॉडुलस के अंदर, माइनस माइनस कॉमन निकाल दिया, हटा दिया, इसका मतलब हो गया, और ये 3 इधर जाके 15 बना लेगा इसको,
mod 5 plus alpha is 15. This means 5 plus alpha is either 15 और 5 plus alpha is either minus 15. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 10 आ जाएगी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू -20 आ जाएगी, बट इट इज गिवन दैट अल्फा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अल्फा पॉजिटिव मतलब अल्फा की वैल्यू 10 लेनी है। इसका मतलब हमारे पास जो प्लेन है वो आ चुका है, वो कितना है x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्रॉपर एक प्लेन आ गया। नेक्स्ट स्टेप बोला फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, शायद उसका भी फॉर्मूला बताया गया होगा तो भी। P अगर हमारे पास x0, y0, z0 होता है तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है Q, इसका कोऑर्डिनेट लेट से मैंने x y z माना, एंड ये अगर लाइन है ax प्लस by प्लस cz प्लस t इज इक्वल टू 0, डेट इज प्लेन है, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है x माइनस x0 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y0 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z0 अपॉन c इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax0 प्लस by0 प्लस cz0 प्लस t डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू सब आ जाएगी। तो हमारे पास जो p पॉइंट है वो p पॉइंट क्या गिवन है उसको एक बार देख लो। p पॉइंट जो है वो गिवन है 1, -2, 1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी x y z, तो x माइनस 1 डिवाइड बाय a डेट इज 1, y माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाय b डेट इज 2 इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, पूरा का पूरा p पॉइंट उधर रख देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4 माइनस 2 माइनस 10 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डेट इज 9। ओके, सो ये कितना आ रहा है देख लो, 4 2 6 10 16 माइनस 1 दैट इज माइनस 15, एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 15 बाय 9, सो 3 5 जा 3 3 जा, तो ये आ गया 5 बाय 3। इसका मतलब हो गया x माइनस 1 इज 5 बाई 3, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 बाई 3 जो कि आ गया 8 बाई 3। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में 8 बाई 3 है तो y z निकालने की जरूरत भी नहीं है हमें, फिर भी y प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5 बाई 3 विच इज इक्वल टू 10 बाई 3, सो y विल बी इक्वल टू 10 बाई 3 माइनस 2 कितना आ रहा है देख लो, 3 2 जा 6 तो 10 माइनस 6 4 बाई 3। एक्स वाई दोनों आ गया तो अब तो 100% कंफर्म है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है यार, ज्यादा क्यों सोचना, ए आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वेक्टर्स एंड 3D चैप्टर का है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। बोले 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इज गिवन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर गिवन है AB वेक्टर एंड AD वेक्टर। ठीक है, आगे बोला द साइड AD is rotated by an acute angle alpha in the plane of the parallelogram so that AD becomes AD dash. If AD dash makes a right angle with the side AB then cos alpha is equal to 1. अब डायरेक्टली क्वेश्चन रीड करके अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। हमें ट्राई करना चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम लोग एक बार ना डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल बोलना क्या चाह रहा है। देखो सपोज देयर इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब बोला है AD को रोटेट किया, AD को रोटेट किया तब तक रोटेट किया जब तक AD एकदम परपेंडिकुलर ना हो जाए AB के। ओके, सो दिस इज AD डैश एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, ओके, एंड बोला AD एंड AD डैश खुद में जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, देन कॉस अल्फा की वैल्यू बताइए। अब देखो मुझे AD वेक्टर पता है, AD वेक्टर पता है, AB वेक्टर पता है, AD डैश वेक्टर थोड़ी ना पता है। अगर AD डैश वेक्टर पता होता, AD वेक्टर पता होता तो मैं इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेता, डायरेक्टली कॉस अल्फा आ जाता। लेकिन क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ, दिस एंगल थीटा, लेट्स से ये थीटा है, दैट इज AB वेक्टर एंड AD वेक्टर के बीच का एंगल। बोलेंगे हाँ यार दोनों वेक्टर गिवन है, डॉट प्रोडक्ट। मैं बोलूंगा AB डॉट AD
डिवाइड बाय मॉड AD इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा निकाल क्या फायदा होगा, एक सेकेंड देखते हैं। AB डॉट AD करते हैं, इसका डॉट इसके साथ क्या, 2 इंटू -1 इज -2, 10 इंटू 2 इज 20, 11 इंटू 2 इज 22, डिवाइड बाय रूट ओवर 2 स्क्वायर 4, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121 प्लस मल्टीप्लाइड है इंटू रूट अंडर 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, ठीक है। 20 प्लस 20 40, 40 माइनस 2 38, डिवाइडेड बाय ये कितना आ रहा है 100 प्लस 120 225, 225 होता है 15 का स्क्वायर, ये आ गया 3। सो दिस इज बेसिकली 38 बाय 45। ओके, सो कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। इससे क्या होगा, अल्फा कैसे आएगा, देखो मुझे पता है थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री में से थीटा कम, ठीक है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, मैं बोलूंगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, हाँ तो साइन थीटा निकल जाएगा ना, कॉस थीटा मुझे पता है, कॉस थीटा अगर पता है तो साइन थीटा निकल जाएगा। कॉस थीटा लेट से ये है, तो कॉस थीटा इज बी बाय एच, तो ये निकल जाएगा 45 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर, विच इज सेम एज रूट अंडर कितना आ रहा है, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 45 माइनस 38 इंटू 45 प्लस 38, कैलकुलेट करो भैया, 2 5 7 मल्टीप्लाइड बाई रूट 7 कहीं है नहीं, अभी 8 5 13 3 कहाँ से 1 4 3 7 83, ठीक है। 7 इंटू 83 आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई ना, साइन थीटा इज पी बाई एच, रूट 7 इंटू 83 डिवाइड बाई 45, ठीक है। अब हर जगह 9 है, दिस मीन्स 5, ओके सो 5 आना चाहिए इधर, है ना। तो कहीं मिस हो रहा है क्या, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं, 400 121 225 225 आ गया, फिर 15 4 4 8 1 9 का रूट 3, इधर 2 इंटू -1 -2, 10 इंटू 2 20, 11 इंटू 2 22 है ना, देखो मिस्टेक 22 और ये तो 40 आ गया ना, दिस इज 40, तो 40 बाई 45 आया और सब चेंज हो गया, ठीक है। 5 8 जा 5 9 जा, तो ये आ गया 8 बाई 9, अब आंसर आ गया, दिस इज 8 दिस इज 9, तो ये कितना आ रहा है, देखो दिस इज 81 माइनस 64 कर, 81 माइनस 64 कर कितना आ गया, ये सब गड़बड़ हो गया, 81 76 10 11 रूट 70, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 17 बाई 9, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा पीएनसी प्लस स्टैट थ्योरी का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है हमारे पास एक सेट होगा एस, जो कि 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स होंगे। बोला टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट एस इज इक्वल टू, सबसे पहले तो अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझते हैं। अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऐसे होता है ना, जब ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं ना हम लोग, तो ए बी एंड बी ए को अलग अलग काउंट करते हैं, मतलब जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता होगा उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ए बी या बी ए ये दोनों अलग अलग बोल दिया। अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रख लिया कि इन दोनों को डिफरेंट काउंट नहीं करना है। देन डिसजॉइंट सबसेट का मतलब, दो अगर सबसेट बनाया मैंने ए और बी, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाना चाहिए, 5, कुछ नहीं आना चाहिए इंटरसेक्शन में, ओके। तो कितने ऐसे पॉसिबल होंगे सबसेट, सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, वेन डायग्राम से थोड़ा सोच लो,
ये अगर यूनिवर्सल सेट है विच इज एस, तो इसके अंदर अगर सबसेट बनाने की कोशिश करो तो ऐसा टाइप का सिचुएशन बन सकता है, ये सबसेट ए इस सबसेट बी। अब सोचो तुम्हें रैंडमली हर एक एलिमेंट को 1 को उठाया इधर पुट करना है, तो या तो इस बाहर वाले एरिया में पुट करोगे, या तो ए में पुट कर दोगे, या तो बी में पुट कर दोगे, 3 ऑप्शन। सेकेंड वाला उठाया फिर से या तो बाहर वाले में, या तो इधर या तो इधर। थर्ड वाले के लिए भी 3 ऑप्शन, फोर्थ वाले के लिए 3 ऑप्शन, मतलब 3 टू द पावर 4। आंसर आ गया क्या? 81। 81 तो ऑप्शन में भी नहीं है। ओके, तो मिस्टेक क्या हो रहा है? मिस्टेक ये हो रहा है कि एक बात सोचो, ऐसे सारे एलिमेंट लेट से मैंने जो पुट कर रहा था सारे एलिमेंट बाहर ही जाएंगे। दिस मीन्स कोई सबसेट बना ही नहीं, वो तो ऐसे रह गया 1 2 3 4। अच्छा, वो केस एक गलत काउंट हो गया इसमें, तो वो केस को माइनस कर दिया, तो 80 आंसर होना चाहिए, वो भी आंसर नहीं है। फिर क्या मिस्टेक हो रहा है? सोचो सोचो, मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे लेट से मैंने 1 पुट किया, 1 इधर आ गया, 2 पुट किया, 2 इधर आ गया, 3 पुट किया इधर आया, 4 पुट किया इधर आया। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन जो कि सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। दिस मीन्स एक सेट बना 1, 2, दूसरा 3, 4। ओके, ऐसा सिचुएशन भी हो सकता था कि मतलब बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर मैटर नहीं कर रहा ना, मैं ये क्या बोल रहा हूँ, एक बार डाला तो इधर 1 आ गया इधर 2 आ गया, इसको हमने बोला 1, 2। ऐसा भी तो हो सकता है इधर पहले 2 आ जाए देन 1 आ जाए, इसमें आ जाए 1, 2, है ना, 3, 4, एंड इसमें आ गया 3, 4, इसमें आ गया 1, 2। ये क्या कर रहा है? इन दोनों को काउंट कर ले रहा है ना, 1, 2 आया, 3, 4 आया, या इधर जब पुट करते 3, 4 इसमें आया, 1, 2 इसमें आया, ये दोनों केस को इधर काउंट कर ले रहा है। काउंट तो करना नहीं चाहिए, दिस मीन्स बाई 2। लेकिन ओवरऑल बाई 2 कैसे करें? क्योंकि ये जो एक केस माइनस किया, एक केस जो माइनस किया उसमें तो गड़बड़ है, तो अभी तो ओवरऑल बाई 2 कर दिया। दिस मीन्स ये वाला केस भी बाई 2 हो गया ना, 2 बार 1/2 बार टाइम से माइनस हो रहा है, तो हमने इसको ऐड कर दिया एक और। इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हो? वैसे सोचो, 3/4 में सारे केस इंक्लूडेड है, 3/4 में सारे केसेस इंक्लूडेड है। बोला हाँ। ये जो बाहर में जब सब रह जाएगा वो केस कितनी बार इंक्लूडेड है? बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार, उसके अलावा सारे केस 2 बार। तो एक काम कर सकते हैं, उस केस को एक और बार एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब मैंने क्या किया, सारे केसेस को 2 बार काउंट किया, बाई 2 कर दिया। इधर से समझो या इधर समझो, आंसर सेम आएगा। ये कितना आ गया? 81 + 1 82, 82/2 विच इज इक्वल टू 41। यहाँ पे वही आ रहा है 80/2 40 + 1 विच इज इक्वल टू 41। ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आया होगा। इसका अगला वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी और सिंगल करेक्ट में बाकी है, जो कि है सिग्नल वाला। सिग्नल वाला प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ये सिग्नल वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। किधर? मैंने जेईई एडवांस रिवीजन सीरीज में कर रखा है, उसका लिंक मैं इधर पुट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? तो वहां से तुम वो वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।